हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अभी तक हमारे 13 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरह से और 14 चैप्टर शुरू हो गया है जिसका नाम है साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। तो अभी हमने उस चैप्टर को वहीं रोक दिया है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स लगभग सभी के आ गए हैं और सबको क्वेश्चंस की जरूरत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जरूरत है। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा कि एग्जाम में क्या याद करके जाएं, क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम है जो सेमेस्टर वाइज हुआ है। किसी को कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह का पेपर आएगा, कैसे हमें लिखना है, ठीक है। तो वही सब चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा चांसेस है उन क्वेश्चंस के आने की, ठीक है। तो वही क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने और भी वीडियोस देखी यूट्यूब पर, वहाँ उन्होंने क्वेश्चंस तो बताए हैं कि ये क्वेश्चंस कर लो, लेकिन क्वेश्चंस एक्सप्लेन नहीं किए हैं, ठीक है। अब किए हो शायद वो मैंने ना देखी हो, ऐसी कोई वीडियो हो जो मैंने ना देखी हो, ऐसा हो सकता है। पर फिलहाल जो मैंने देखी उसमें मैंने देखा कि क्वेश्चंस तो उन्होंने दिए हैं, पर भाई उनके आंसर कहाँ हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो बच्चों को मिल गए कि हाँ बच्चों तुम ये क्वेश्चंस कर लो, लेकिन उनके आंसर नहीं मिल पा रहे हैं। तो उनके आंसर्स भी हम यहाँ एक्सप्लेन मैं करूंगा, ठीक है, समझाऊंगा उन क्वेश्चंस के आंसरों को, ठीक है। क्वेश्चंस तो मिलेंगे साथ में उसके आंसर्स भी आपको मिलेंगे इस वीडियो में। और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकेंगे मैं कवर करने की कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले। और इस वीडियो में हम फिलहाल 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। वो 5 क्वेश्चंस कुछ ये हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ठीक है, और उसका पूरा स्कोप क्या है वो पूरा डिफाइन करना है। ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, 10 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत आराम से पूछा जा सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कॉन्सेप्ट पढ़ने में बहुत सारे जो भी मतलब होते हैं कॉन्सेप्ट बिजनेस के। हालांकि मैंने ये सारी वीडियोस अलग से बनाई हुई हैं, मतलब चैप्टर जब पढ़ा था तो उसी चैप्टर में से उठ के ये सारे क्वेश्चन आए हैं। अगर वो वीडियोस देखी होंगी तो आराम से आप इन क्वेश्चन के आंसर अभी पता लगा लोगे, बहुत आराम से आपके दिमाग में आ भी गए होंगे कि ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने उस चैप्टर में पढ़ा था या फिर इस चैनल पर इस वीडियो में मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारे हमने किए हुए हैं। अगर आपने पीछे की वीडियोस देखी होंगी तो आपको बहुत इजीली ये सब समझ में आ रहे होंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, सेकंड क्वेश्चन ये था। थर्ड है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है कि स्टेजेस क्या रही बिजनेस के डेवलपमेंट में, ठीक है। काफी सारी स्टेजेस थी, हमने पहले पढ़ी भी थी, तो वो सारी स्टेजेस रहेंगी यहाँ पे। मैं हालांकि दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले भी किया हुआ है, कोई बात नहीं। डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री और कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। शॉर्ट नोट ऑन इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और करने ही है। अगर देखो बिल्कुल इस पे डिपेंड भी नहीं हो सकते, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही क्वेश्चन करके चले जाओ और बहुत अच्छा एग्जाम चला जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। ये तो करो, साथ में अगर टाइम मिल रहा है तो वो चीजें भी देखो जो इससे हटके हों, ठीक है। बिल्कुल इस पर डिपेंड होकर नहीं जा सकते क्योंकि एग्जाम पेपर मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। जो आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं, पेपर उन्होंने नहीं बनाया है, पेपर अलग से ही आएगा, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो एक आइडिया है, टीचर एक आइडिया दे सकता है आपको, एक गाइडेंस दे सकता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल डिपेंड नहीं होना है कि जो क्वेश्चंस बताए गए हैं सिर्फ वही हम करेंगे। तो थोड़ा वो करो जो बताया जा रहा है, मतलब जो बताया जा रहा है वो तो करो ही करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ वही बात। और एक्स्ट्रा भी करके जाओ तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू तो हो ही गई है, इन क्वेश्चंस को समझना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और उसका स्कोप क्या है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये रहा। मैं ज़्यादा वो इसमें लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और इतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो फोटोज से ही काम चलाओ। आई होप कि सही से ये दिख रहा होगा, विजिबल होगा और समझ भी आ रहा होगा। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन। ये जितना ज़्यादा आप लिखोगे एग्जाम में उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, उतने ज़्यादा आप मार्क्स गेन करोगे, ठीक है। तो लिखने का यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एक, ठीक। तो द टर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज ऑफ 2 वर्ड्स। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक टर्म है वो 2 वर्ड से मिलकर बनी है। किस किस से, एक तो बिजनेस से और एक ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। देयरफॉर इट इज वेरी एसेंशियल टू नो सेपरेटली द मीनिंग ऑफ दीज 2 वर्ड्स। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन दोनों वर्ड्स का सेपरेटली अलग अलग तरह से मतलब मीनिंग जाने। बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड क्लियरली द मीनिंग ऑफ टर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन 2 वर्ड है, इनका हम अलग अलग से मीनिंग जाने जिससे कि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो एक टर्म है उसको समझ सकें, ठीक है। तो ये आप एक
लिख सकते हो। थ्योरी वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, जैसा कि मैंने बताया। तो जितना ज़्यादा कंटेंट आपके पास होगा उतना आपके लिए अच्छा है। तो आप ये चीज़ बहुत आराम से लिख सकते हो। इसके जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमसे पूछेगा तो आप ये चीज़ लिख सकते हो। फिर आप बिजनेस क्या होता है वो एक्सप्लेन करोगे। हालांकि इन्होंने यहाँ पे दे दिया कि जो बिजनेस है वो हमने ऑलरेडी किसी डिटेल में पढ़ लिया है किसी चैप्टर में, पर मैं एक बिजनेस की डेफिनेशन बोल रहा हूं, उसको थोड़ा आराम से सुनना। बिजनेस इंक्लूड्स all activities which are concerned with the sale or exchange of goods and services with the objective of earning profits। ठीक है, तो ये तो हो गई बिजनेस की हमारी डेफिनेशन। ठीक है, दो वर्ड है बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस की डेफिनेशन एक मैंने बोल दी। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे लिखा हुआ है बिजनेस इज एन एक्टिविटी विच इज प्राइमरली परस्यूड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ये वाली भी लिख सकते हो। जो मैंने बोली वो थोड़ी सी बड़ी है और अच्छी भी है, तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बारी आती है ऑर्गेनाइजेशन की। द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑर्गन। जो वर्ड है ये ऑर्गेनाइजेशन, इस वर्ड को लिया गया है किस वर्ड से? ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब होता है, दो मतलब हो सकते हैं। एक तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी जो हमारी है उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, उनको भी हम ऑर्गन बोलते हैं। और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज उन्होंने यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेन किया। और ये कंटेंट जो है बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो आराम से आप ये पूरा एग्जाम में जाके लिख सकते हो अगर ये क्वेश्चन आता है तो, और मार्क्स फुल मिलेंगे अगर आप इतना लिखते हो तो। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज देखो यहाँ पे मैंने जो बताया अभी वही चीज लिखी है, विच मीन्स वेरियस लिम्स और पार्ट्स ऑफ अ बॉडी एंड अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, द ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस लिम्स एंड इफ एनी वन ऑफ द लिम्स स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली देन सम डिफेक्ट डेवलप्स इन द ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो हमारी बॉडी है वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे लिम्स का। लिम्स या पार्ट बात एक ही है। एंड इफ एनी वन ऑफ लिम्ब स्टॉप फंक्शनिंग, अगर उनमें से कोई एक पार्ट भी काम करना बंद कर दे या काम खराब तरीके से करे तो सम डिफेक्ट्स डेवलप इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में डिफेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से इफ आई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ट्यून्ड प्रॉपरली, अगर हम उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम ऑर्गन है उसको हम सही से ना बजाएं तो एक मेलोडियस साउंड नहीं आएगी, एक अच्छी आवाज नहीं आएगी निकल के। सिमिलरली, ठीक है, नो बिजनेस एक्टिविटी कैन बी अंडरटेकन विदाउट द 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसी तरह से कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं चल सकती 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बिना। प्रोडक्शन के 5 फैक्टर्स होते हैं कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो 5 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। ठीक है, द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में प्रूव इनइफेक्टिव। जो 4 फैक्टर्स है ना प्रोडक्शन के वो इनइफेक्टिव प्रूव हो जाएंगे अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई तो। देख रहे हो कितना बड़ा रोल है ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे। द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में प्रूव इनइफेक्टिव इन द एब्सेंस ऑफ द 5th द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो एंटरप्राइज, कैपिटल, लैंड, लेबर का कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक मीनिंग। ठीक है, हमने सिर्फ अभी इतना पार्ट किया है, सिर्फ इतना। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 5 नंबर का हमारा ये हो गया। ठीक है, आराम से पूरे 5 नंबर मिलेंगे इसमें। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा तो अब इसके स्कोप भी हम लिखेंगे तो 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और पक्का ये 10 नंबर से कम में क्वेश्चन नहीं आएगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। अगर बिजनेस और अगर 5 नंबर में आया तो सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो पूछेंगे। ठीक है, ये था हमारा 5 नंबर का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने पूरा मीनिंग उसका अच्छे से जान लिया। बिजनेस को मैंने डेफिनेशन बोल दी है, ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग इतना बड़ा लिखा है, और आप थोड़ा और कंटेंट ऐड करोगे तो इससे क्या होगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, टीचर और ज़्यादा अच्छे से समझेगा और आपकी कॉपी भी भरेगी, स्पेस भरेगा। क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है कि बच्चे ने कितना लिखा है और कितना उसको समझ आया है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन का आधा पार्ट। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे जो कि है ये स्कोप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप क्या है? ठीक है, 6 पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे, कोई भी 5 लिख सकते हो बहुत आराम से। 5 नंबर का ये बन जाएगा, 5 नंबर हमने पीछे डिस्कस किया अभी, तो 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजीली फ्रेम हो जाएगा ये। सबसे पहले हमारा इसमें स्कोप आता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। ये सब कुछ पहले डिस्कस हो रखा है तो मैं अभी थोड़ा बस ऐसे ही समझा रहा हूँ। दीज एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो ये जो एक्टिविटीज है ये किस में कंसर्न होती हैं? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट करती है फिनिश्ड गुड्स में। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैव बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एम्स एज टू मैन्युफैक्चर ऑफ राइट टाइप। जो एक प्रोडक्ट है वो एक सही तरह का होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सही समय पर सही जने के पास वो मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पर पहुंच जाए। दिस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को देखता है। ठीक है, आपको नोट्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे साथ साथ। जो क्वेश्चंस आपको
क्वेश्चंस तो आपको मिल ही रहे हैं, साथ में आपको उनकी एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है और आपको उसके आंसर्स भी मिल रहे हैं लिखे हुए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अच्छा मेरे ख्याल से और कुछ हो नहीं सकता, ठीक। तो इसको वीडियो को भी शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, उनकी भी हेल्प कर देना थोड़ी। सेकंड इसका स्कोप जो हमारा आता है वो है बाइंग एक्टिविटीज़, ठीक है। बाइंग जैसे आप मतलब वर्ड से समझ रहे हो, खरीदना। बाइंग इज अ वाइटल फंक्शन इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल यूनिट। हर बिजनेस में ये सब होता ही है, ठीक है, खरीदना कोई चीज़। बाइंग में बी डन फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस और फॉर मैन्युफैक्चरिंग। हम खरीदते हैं कोई चीज़ ट्रेडिंग पर्पस यानी उसको बेचने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, या फिर कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, या तो मैं उसे क्यों खरीदूंगा, मैंने खरीदी और उसको फिर से आगे बेच दी, या तो इस पर्पस से, या फिर मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा और उससे कुछ बनाऊंगा तब बेचूंगा। तो कुछ ना कुछ इसमें बाइंग एक्टिविटी हो ही रही है। रॉ मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स हैव टू बी बॉट टू मैन्युफैक्चरर। फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स में बी बॉट बाय स्टॉकिस्ट। वही सब चीज लिखी हुई है कि मतलब बाइंग एक्टिविटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर चाहे वो उस सामान को आगे बेचने के लिए हो या फिर रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश्ड गुड बना के बेचने की हो, ठीक है। इसको पढ़ लेना। सेलिंग एक्टिविटीज, सेल का मतलब होता है बेचना, ठीक है। सेलिंग ट्रांसफर्स द ओनरशिप ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम द सेलर। देखो आप कंफ्यूज मत होना, बाइंग मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। बाइंग एक्टिविटीज में मैंने कोई चीज खरीदी और उसको आगे बेच दिया, ठीक है, और सेलिंग में मैंने वो चीज बनाई और बेच दी। सेलिंग ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम द सेलर टू द बायर। जो सेलिंग है ये ट्रांसफर कर देती है ओनरशिप, मतलब जो अधिकार है, कोई चीज़ अभी मेरी है, ठीक है, मेरी और ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं फोन्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मोबाइल फोन्स, तो वो मैन्युफैक्चर जो मैं कर रहा हूँ मोबाइल फोन्स वो इस समय मेरे हैं, ठीक है। उनका ओनर कौन है, मैं। जब मैंने वो फोन्स आगे बेचे तो उनकी ओनरशिप किस पे ट्रांसफर हो गई, जिसने वो खरीदा होगा, ठीक है। अब वो फोन किसी और के हो गए जिसने खरीदे। द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज रियलाइज थ्रू द सक्सेसफुल सेलिंग। जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक अर्निंग प्रॉफिट, ठीक, जो प्रॉफिट अर्निंग हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, वो हमें कब रियलाइज होता है, जब हमारी सक्सेसफुल सेलिंग होती है। जब हम बहुत अच्छे से सेल करते हैं कोई चीज़, हमें उससे पैसे मिलते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि हाँ भाई, जो हमारा बिजनेस का एक मोटिव था, एक हमारा ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट अर्न करने का, वो पूरा हो गया है। एन एफिशिएंट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट्स लार्जली टू द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। तो एक बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है बिजनेस को अगर हम अच्छे से सेलिंग वगैरह होती है, सेलिंग एक्टिविटीज़ अच्छे से होती हैं बिजनेस में, तो उसको सक्सेस भी मिलती है। सक्सेस क्यों मिलती है, क्योंकि उसको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट उसका ऑब्जेक्टिव है ही, उसको पैसा मिल रहा है, फिर वो आगे जाके और इन्वेस्ट करेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर वो और ज़्यादा बड़े स्केल पर उसको कर सकता है। तो इस तरह से पूरा सक्सेस होता है बिजनेस उसका। सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिस्क बेयरिंग। ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें, किसमें, एक सेलिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड होती है। क्या क्या, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें हैं सेलिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर द सेलिंग एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस हाउस। हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कौन देख रहा था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसी तरह से सेलिंग एक्टिविटीज को कौन देखेगा, हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। 3 पॉइंट ये हो गए। आप और कर सकते हो, ऑफिस एक्टिविटीज़ भी पढ़ सकते हो। अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा इजी है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स इवन द अकाउंटिंग एक्टिविटीज़। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं। ये सारा ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है, जितनी भी ट्रांजैक्शन वगैरह हुई हैं, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करना। वी हैव अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इन द बिजनेस टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द वेरियस ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस टू एज टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर डेट में फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है वो सब जानने के लिए, और हमें कितना फायदा हुआ है, कितना घाटा हुआ है, वो सब जानने के लिए, जितनी ट्रांजैक्शन हुई उनको रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग एक्टिविटीज होती हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये स्कोप में था एक 4th पॉइंट। हमने 4 पढ़ लिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, बाइंग एक्टिविटीज, सेलिंग एक्टिविटीज, अकाउंटिंग एक्टिविटीज। आप एक और पढ़ सकते हो, पर्सनल एक्टिविटीज, पर्सोनल एक्टिविटीज। पर्सनल का यहाँ मतलब है एम्प्लॉय जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं या फिर वर्कर्स जो वहाँ वर्क कर रहे हैं। इट इज राइटली सेड दैट ऑल एक्टिविटीज ऑफ एनी एंटरप्राइज आर इनिशिएटेड एंड डिटरमाइंड बाय द पर्सन्स हु मेक अप दैट इंस्टीट्यूशन। तो ये इनिशिएटिव लिया गया है किसके लिए, जो भी वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हीं की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है वहाँ पर। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू मैनेज मैन इफेक्टिवली सो एज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनल इंक्लूड सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। उनका सिलेक्शन, जो पर्सनल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, किसी वर्कर का सिलेक्शन करना, ठीक, सिलेक्ट करने के बाद उनकी ट्रेनिंग देखते हैं, प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, जॉब एनालाइज करते हैं और उस तरह से उनको पूरी सैलरी वगैरह आगे मिलती है, ठीक है। तो ये सारा था इसका स्कोप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ये 5 पॉइंट्स आप लिखते हो अगर स्कोप में,
और इतना आप लिखते हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग में, यकीन मानना 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, और इसको और अच्छे मार्क्स अगर आपको गेन करने हैं इसमें, तो मैं ये भी बता दूं कि इसको आपको लिखना कैसे है। आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आप यहाँ पे चार्ट्स का यूज कर सकते हो बहुत सारे। ठीक है, आप पहले ये मत लिखो डायरेक्ट एक हेडिंग डालो, इसको स्कोप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप एक चार्ट बनाओ और उस चार्ट में मतलब सिर्फ नाम लिखो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, बाइंग एक्टिविटीज, डिफाइन मत करना, सिर्फ नाम लिख दो। उसके बाद चार्ट बनाने के बाद डिफाइन करना। ठीक है, टीचर के पास शायद उतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका एक एक शब्द पढ़े, वो सिर्फ देखेंगे आपने स्कोप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हेडिंग डाली है, हाँ डाली है। ठीक है, आपने उसमें क्या क्या स्कोप समझे हैं, क्या क्या आपको आता है उसमें, हाँ आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के बारे में पता है, आपने बाइंग एक्टिविटीज हेडिंग डाली उसके बारे में आपको पता है, तो वो ये देखेगा कि आपको पता है स्कोप क्या है। अब वो अंदर नहीं झांकेगा कि आपने कितने वर्ड उसमें लिखे हैं, क्या क्या लिखा है। तो ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। आप चार्ट्स बनाओ एग्जाम में। ठीक है, अच्छी लगती है कॉपी, और एग्जामिनर को भी चेक करने में आसानी होती है। ठीक है, और मार्क्स आपको अल्टीमेटली अच्छे मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन, काफी ज्यादा बड़ा था, और बड़ा इसलिए था क्योंकि बड़े नंबर इससे मिलेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन ये आराम से आएगा, 5 का आएगा तब भी आराम से कर दोगे, 10 का आएगा तब भी आराम से कर दोगे। अच्छे से आपने समझ लिया है, और वीडियो में नोट्स भी मिल ही रहे हैं आपको। अगर हो सकेगा तो मैं एक PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा इसी चीज की। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कॉन्सेप्ट बताओ, अलग अलग तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो। ठीक है, तो काफी कॉन्सेप्ट होते हैं, मेरे ख्याल से 2-3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, 3 या 4 थे, कुछ हमने पीछे वीडियोस में पढ़े थे। फिलहाल यहाँ पे दोबारा हमें डिस्कस करने ही है वो, तो उनको देख लेते हैं जल्दी से। तो ये है कुछ बिजनेस के कॉन्सेप्ट, आप ये थ्योरी यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, मेन जो चीज हमें पढ़ने की है वो है प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस का। ठीक, एक हमारा होता है कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, और एक हमारा होता है सोसाइटल या फिर कहें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ से लेके ये आंसर यहाँ तक है। ठीक है, आपको सारी चीजें नहीं लिखनी है। 10 मार्क्स में आप जितना लिख सकते हो उतना आपको लिखना है। ठीक, कुछ ऐसे भी होंगे जो सब कुछ भी लिख सकते हैं, पर आपको अपने हिसाब से लिखना है, पर कम नहीं होना चाहिए वो। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं पहले कि हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज द आइडिया और इमेज और अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ थिंग। आप थोड़ा ये बता सकते हो आंसर में कि कॉन्सेप्ट का मतलब होता क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस तो हम बता देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है आप थोड़ा वो डिफाइन करते चलोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर भी, और आपके आंसर पे भी, और आपकी आंसर कॉपी पर भी। कॉन्सेप्ट जो है एक आइडिया होता है, एक इमेज होता है अंडरस्टैंडिंग की अबाउट अ थिंग, उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में, पर्टिकुलर चीज के बारे में हमें कितनी अंडरस्टैंडिंग है उसकी। ठीक है, एक आइडिया होता है। एक्टिविटी और अ पर्सन दैट इमर्जेस इन द माइंड ऑफ अ पर्सन अकॉर्डिंग टू द वेबर्स न्यू कॉलेजिएट डिक्शनरी। अ कॉन्सेप्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जनरलाइज्ड फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेंस। आप ये लिख सकते हो सबसे पहले कि जो कॉन्सेप्ट है उसका मीनिंग क्या है। अ कॉन्सेप्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जनरलाइज्ड फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेंसेस। ठीक है, बाकी अब यहां से देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस हैज चेंज्ड ओवर द ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिजनेस। बाय फार द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस हैव इमर्ज्ड। इतनी चीजें आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट की एक डेफिनेशन लिख दी, फिर हमने यहाँ से लिखा द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस हैज चेंज्ड से लेकर इमर्ज तक, फिर हमने 3 पॉइंट्स डाले। ठीक है, पहले हम डिफाइन नहीं करेंगे, पहले हमने बताया कि हमें पता है कि कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं बिजनेस के। हमने नंबर 1 डाल दिया प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, नंबर 2 डाला कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, फिर थर्ड हमने डाला सोशल और मॉडर्न इलेक्शन, यहाँ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, इलेक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, हमने 3 हेडिंग डाल दी। अब एग्जामिनर क्या देखेगा यहाँ पे कि बच्चे ने 3 हेडिंग डाली हैं, कॉन्सेप्ट उसको पता है कि कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, तो आगे भी उसको पता ही होगा, डिटेल में भी उसने अच्छे से लिखा ही होगा, तो वो थोड़ा उतना ज्यादा अच्छे से या फिर कहें तो बहुत ज्यादा ध्यान से चेक नहीं करेंगे वो भी। ठीक है, वहीं से वो समझ जाते हैं यार कि इस बच्चे ने इतना अच्छे से डिफाइन किया है ऊपर ही, तो उसने सही लिखा होगा, तो यहीं पे आपको मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बारी आती है उसको डिफाइन करने की। अब नंबर 1 हेडिंग डालो प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट होता क्या है। प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं बिजनेस का। ठीक है, ठीक, इसमें हम और लिख सकते हैं इन द अर्ली एज ऑफ बिजनेस, बिजनेस वॉज कंसीव्ड टू बी अ वेल्थ प्रोड्यूसिंग और प्रॉफिट मेकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहले के समय में बिजनेस को ऐसा माना जाता था कि वो वेल्थ प्रोड्यूसिंग है या फिर प्रॉफिट मेकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो प्रॉफिट पर ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, अर्ली एज में ऐसा माना जाता था प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस के अंदर, और हम प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं बिजनेस का। ठीक, फिर इसमें और चीजें आप लिख सकते हो, इन दोस डेज द सोल ऑब्जेक्टिव
सोल एंड एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस वॉज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड अर्निंग कॉस्ट। जो ये प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट था, इसमें क्या होता था उस समय में, एक जो अकेला ऑब्जेक्टिव था बिजनेस का वो था प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना किसी भी कीमत पर, मतलब प्रॉफिट हम उन्हें मिलना ही चाहिए, ऐसा वो चाहते थे। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। फिर यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो कि इन एजम्पशंस पर इसको मतलब इस कॉन्सेप्ट को ढूंढा गया था या फिर माना गया था। ठीक है, सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, क्यों माना गया इसको प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बिजनेस का? सोल ऑब्जेक्टिव जो था बिजनेस का वो प्रॉफिट अर्न करना था। ठीक है, बाय प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, कस्टमर विल बाय द प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट द मोस्ट कॉम्पिटिटिव रेट्स। जो कस्टमर से वो प्रोडक्ट्स को खरीदते थे मार्केट में जो अवेलेबल होते थे मोस्ट कॉम्पिटिटिव रेट्स पर। ठीक है, देयर इज हार्डली एनी नीड टू थिंक फॉर कस्टमर्स, मतलब इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर ये सारी चीजें होती थी। तो आप आराम से ये पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हो। कस्टमर्स, ये तो हो गया। देयर इज हार्डली एनी नीड टू थिंक फॉर कस्टमर्स, ये कस्टमर्स के बारे में सोचते ही नहीं थे इस कॉन्सेप्ट के अंदर। कस्टमर्स की क्या डिमांड है, क्या उनकी चाहते हैं कि वो किस रेट पर वो उस गुड को खरीदना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचते थे वो। बस वो ये चाहते थे कि हमें किसी भी तरह से प्रॉफिट मिल जाए। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हमारा ये था। ठीक है, इसको ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। और इसका जो मेन मोटिव था वो था प्रॉफिट अर्न करना, कस्टमर्स के बारे में इधर कुछ नहीं सोचा जाता था। ठीक है, ये सारी चीजें थी हमारी प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस के अंदर। अब सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा होता है कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, जो कि है ये कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बिगेन टू कम इनटू एग्जिस्टेंस। सबसे पहले लाइन लिखोगे, जो कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है ये कब आया? 1950s में आया, और इसने मोमेंटम गेन किया, मतलब चलना शुरू हुआ ये कब से? 1960 से 1917 तक, 1960 1970 के बीच से, सॉरी। ठीक है, अराउंड द 1950s द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिगेन टू थिंक अबाउट कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन। 1950s से वो कस्टमर्स के बारे में सोचना शुरू किया, कस्टमर्स को क्या सर्विस चाहिए, क्या किस चीज से वो सेटिस्फाई हो सकते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो सकते हैं, ये सब उन्होंने वहां सोचना शुरू किया। जैसे नाम से ही पता चला कस्टमर ओरिएंटेड, तो ये कस्टमर ओरिएंटेड था, कस्टमर की डिमांड पर ये ज्यादा फोकस करते थे, कस्टमर्स की नीड पर ये ज्यादा फोकस करते थे। ठीक, कहाँ गया, कहाँ थे? They started conceiving that business should be done for mutual benefits of both business organization and consumers। वहां उन्होंने सोचना शुरू करा कि जो बिजनेस है, ठीक है, वो चल तभी सकता है जब हम दोनों के बेनिफिट्स को देखें, म्यूचुअल बेनिफिट्स में हम ध्यान दें। म्यूचुअल बेनिफिट्स किस किसके? एक तो ऑर्गेनाइजेशन के और कस्टमर के, मतलब दोनों चीजों पर वो ध्यान दें तो बिजनेस और अच्छे से चल सकता है। ऐसा उन्होंने कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में सोचा। प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग हो रही थी, कस्टमर्स पर कोई ध्यान नहीं था। कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में उन्होंने कस्टमर्स के बारे में सोचना शुरू किया। ठीक है, then business organization began to think that business should earn profit through services and satisfaction of the consumers। मतलब इस कॉन्सेप्ट में कुल मिला के ये हुआ कि उन्होंने कस्टमर्स के बारे में सोचा और उनको सेटिस्फाई करके अपने प्रॉफिट्स भी अर्न करे और कस्टमर्स की भी हेल्प करी। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोड्यूस एंड प्रोवाइड द गुड सर्विसेज दैट आर नीडेड बाय द कस्टमर। इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या हुआ, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करना शुरू किया जो कस्टमर्स की डिमांड आ रही थी। ठीक है, द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस शुड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स की नीड भी यहाँ सेटिस्फाई हो रही थी। तो कुल मिला के बार बार वही चीज यहाँ घूम रही है। कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतनी सी चीज है कि कस्टमर्स को उन्होंने ध्यान देना शुरू किया, कस्टमर्स की तरफ। ठीक है, फिर हमारा थर्ड एक कॉन्सेप्ट आता है सोसाइटल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में सिर्फ कस्टमर्स के बारे में सोच रहे थे, अब यहाँ सोसाइटी, जैसे यहाँ नाम आ गया सोसाइटल, तो यहाँ से समझो सोसाइटी के बारे में वो सोच रहे हैं, मतलब सारे मेंबर्स के बारे में वो यहाँ पे सोच रहे थे इस कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग द 1980s सोसाइटल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस बिगेन टू एमर्ज। 1980s में ये वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। ठीक है, people began to criticize the customer oriented concept of business। It was alleged that customer oriented concept laid emphasis only on profit through satisfaction of the consumer but neglect the social responsibilities of business। इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से हुआ क्या, जब कर रहे थे तब क्या हुआ, लोगों में ये मन में आया लोगों के कि कस्टमर्स की तरफ तो ध्यान दिया जा रहा है लेकिन बाकी जो मेंबर हैं सोसाइटी के उनका क्या। ठीक है, मतलब वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं इस दुनिया में, वो भी तो एग्जिस्ट करते हैं ना, उनकी भी तो कुछ एग्जिस्टिंग है। ठीक है, एग्जिस्टेंस है उनकी भी यहाँ पे। तो वही चीज हुई यहाँ पे, सोसाइटी की तरफ उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। फिर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कंसिडर्स अ बिजनेस एंटरप्राइज एज अ सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे जो बिजनेस हमारा एंटरप्राइज थी उसको सोशल या फिर कहें तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कहना शुरू कर दिया। ठीक है, business is not an end but a valuable means to achieve an end। human welfare and public goods are considered very important according to the modern concept।
जो भी डेवलपमेंट हो रहे थे वहाँ ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी वहाँ पे पब्लिक गुड थे उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने। तो सोसाइटी के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही थी। और क्या था इसमें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड फाइंड आउट द नीड्स वांट एंड इंटरेस्ट ऑफ देयर कस्टमर्स। कस्टमर्स के साथ साथ अब जो मेंबर्स थे और भी ज़्यादा, उनके लिए भी वो सारी चीज़ें सोच रहे थे। सेटिस्फेक्शन कस्टमर्स का हो ही रहा था, बस यहाँ पे इतना था कि वो सोसाइटी की तरफ भी ध्यान दें, कुछ डोनेशंस वगैरह दें, ठीक है, अच्छे गुड्स प्रोवाइड करें और कुछ ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी को डेवलप करने में या ग्रोथ करने में हेल्प करें, वो सारी चीज़ें इस कॉन्सेप्ट के अंदर हो रही थी। इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर रहे थे, कैसे, उनको जॉब्स प्रोवाइड करवा के कर सकते हैं, ठीक है। जो मेंबर्स की लाइफ थी उनको और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दे रहे थे। अच्छी क्वालिटी कैसे मिलेगी, जब उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, अच्छी उनको जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, सोसाइटल कॉन्सेप्ट में सोसाइटी की तरफ फोकस किया गया, कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में कस्टमर्स की तरफ फोकस किया गया, और जो प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट था जो बहुत समय पहले था उसमें सिर्फ क्या होता था, प्रॉफिट अर्निंग उनका ऑब्जेक्टिव था, बाकी किसी पर उनका कुछ ध्यान नहीं था, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया ये आंसर भी 10 नंबर में बहुत आराम से पूछा जा सकता है। 8 के तो मेरे ख्याल से आते नहीं है, 5 में पूछेंगे तो थोड़ा थोड़ा इनको डिफाइन कर देना, और 10 में आया तो जैसे मैंने बताया कॉन्सेप्ट का मीनिंग, ठीक है, कैसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं वो 3 हेडिंग डालने के बाद उनको डिफाइन करना शुरू करोगे, 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, यकीन मानना, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। अब बिजनेस जो डेवलपमेंट हुआ उसकी अलग अलग स्टेजेस थी, इसके ऊपर एक अलग से पूरी वीडियो है, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस करके, चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट में ये वीडियो होगी, ठीक है। पर फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ाता हुआ चलूंगा जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे दिमाग में, ठीक है। तो वो थी हमारी ये, तो स्टेजेस लिखोगे, पहले एक हेडिंग डलेगी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, फिर आप 8 हेडिंग डालोगे, मतलब नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। सबसे पहले आप नाम लिखोगे, सिर्फ नाम लिखोगे, स्टेजेस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, पेस्टोरल स्टेज, एग्रीकल्चरल स्टेज, हैंडीक्राफ्ट स्टेज, इस तरह से आप 8 पूरे नाम लिख दोगे। उसके बाद आप नंबर 1 हेडिंग डालोगे स्टेजेस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, और फिर आप उनको डिफाइन करना शुरू करोगे। इस तरह से आप क्वेश्चन अगर लिखते हो, मतलब आंसर लिखते हो, तो आपका आंसर और ज़्यादा अच्छे से लिखा जाएगा और समझ आएगा, ठीक है। स्पेस भी गिरेगा और टीचर को भी लगेगा कि हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है, ठीक है। तो वहाँ पे एग्जाम्स में आपको मार्क्स मिलने के चांसेस जो हैं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अच्छे मार्क्स मिलने के, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टेज थी स्टेज ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। इसमें क्या था, पढ़ते हैं। इन द इनिशियल डेज ऑफ इकोनॉमिक लाइफ द पर्सन्स वर अनसिविलाइज्ड एंड फुलफिल देयर नीड्स विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट फ्रॉम द फॉरेस्ट। बिल्कुल शुरू के दिनों में क्या था, जो इकोनॉमिक लाइफ थी पर्सन्स की, लोगों की, वो बिल्कुल अनसिविलाइज थी, और वो जो अपनी नीड्स से वो फुलफिल करते थे, किसकी हेल्प से, फूल पत्तों खा के, या फिर इस तरह से वो अपनी जो नीड्स थी उनको पूरा करते थे। फॉरेस्ट में वो ये फूल पत्ते पेड़ वेड़ से कुछ ना कुछ खाते रहते थे, एंड ऑल्सो बाय हंटिंग, शिकार करके। देयर वॉन्ट्स वर लिमिटेड एंड दे यूज टू फुलफिल इट देमसेल्फ। उनके जो वॉन्ट्स थे, जो वो चाहत थी उनकी, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, ठीक है, उसको वो खुद ही पूरा कर लेते थे। एवरी फैमिली वॉज द सेल्फ सफिशिएंट एंड द डिवीजन ऑफ लेबर वॉज लिमिटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। जो पूरी फैमिली थी वो खुद ही अपने काम कर लेती थी, सेल्फ सफिशिएंट थी, और जो लेबर के डिवीजन था वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, ठीक है। फैमिली के मेंबर्स में अगर हम देखें तो फैमिली मेंबर्स हंटेड, जो फैमिली के जो मेल मेंबर्स थे, जो आदमी लोग थे, वो शिकार करते थे, रियर्ड कैटल, कल्टीवेटेड क्रॉप्स वगैरह उगाना, और जो फीमेल मेंबर्स थी वो अपने हाउस होल्ड जॉब्स देखती थी, घर का काम देखती थी। दस इन द इनिशियल स्टेज एंड साइज एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस वाज क्वाइट लिमिटेड। तो शुरू के समय में क्या था, बिल्कुल जो पहली स्टेज थी वो साइज बिजनेस का बहुत ज्यादा लिमिटेड था इनिशियल स्टेज में। तो ये था हमारे स्टेज ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। फिर हमारी आई सेकंड स्टेज, पेस्टोरल स्टेज, ठीक है। पीपल यहाँ पर और ज्यादा, जो लोग थे वो और ज्यादा मोबिलाइज्ड हुए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ किलिंग एनिमल्स, उन्होंने उनको पालना शुरू कर दिया, जानवरों को मारने की जगह उन्होंने उसको पालना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने गाय भैंस जो थी उनको ना मार के, ठीक है, उनका दूध लेना शुरू किया, ठीक है। और जो भी जानवर थे ऐसे जिनको वो खाते थे या फिर मारते थे, उनसे उन्होंने मीट लिया और उसको बेचना शुरू किया, या फिर एज अ फूड उन्होंने उसको लेना शुरू किया। एंड दे यूज देयर स्किन फॉर क्लोथ, उनके स्किन को उन्होंने कपड़ों की तरह यूज किया, मतलब कपड़ों में यूज करा। तो इस तरह से पेस्टोरल स्टेज में वो और ज्यादा मोबिलाइज हुए और थोड़ा डेवलपमेंट हुआ बिजनेस को अगर हम देखें तो,
ठीक है। स्टार्टेड फॉर्मिंग ग्रुप्स एंड कहाँ गया, फॉर्मिंग ग्रुप्स एंड लिविंग नियर रिवर्स, उन्होंने ग्रुप बनाने शुरू करे और रिवर्स के नियर वो रहना, रिवर्स के पास उन्होंने रहना शुरू किया। देयर वॉज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द डिवीजन ऑफ लेबर, जो लेबर का डिवीजन था उसमें कोई चेंज नहीं आया। इट वॉज लिमिटेड टू मैन एंड वुमन और अमंगस्ट द फैमिली मेंबर्स, वो उतना लिमिटेड ही रहा, ठीक है। दो दे वर सेल्फ सफिशिएंट येट द बार्टर सिस्टम स्टार्टेड इन सम फॉर्म ऑफ द अदर, बार्टर सिस्टम शुरू हो रहा था धीरे धीरे कहीं ना कहीं। बार्टर सिस्टम क्या होता है, गुड्स को गुड्स के बदले में खरीदना है, बेचना, ठीक है। पैसे थे नहीं तो बार्टर सिस्टम आया था वो हम आगे इसमें पढ़ेंगे। पहली स्टेज में सेल्फ सफिशिएंसी थी, खुद अपने वांट्स को पूरा करते थे। पेस्टोरल स्टेज में उन्होंने हंटिंग वगैरह करने से अच्छा उन्होंने क्या सोचा कि अब उनको पालते हैं, उनसे कुछ ना कुछ यूज करते हैं उनका, जैसे क्लोथ्स में, मीट में, या फिर उनका मिल्क ले लिया। तो इस तरह से पेस्टोरल स्टेज में उन्होंने उनका यूज किया। फिर एग्रीकल्चरल स्टेज में क्या आया, लेटर ऑन द पॉपुलेशन ऑफ पीपल स्टार्टेड इंक्रीजिंग, अब धीरे धीरे जो पॉपुलेशन थी लोगों की वो और ज्यादा बढ़ने लगी थी। विद दिस देयर नीड्स एज वेल एज नॉलेज इंक्रीज, इसके साथ साथ उनकी जरूरतें और उनकी नॉलेज भी बढ़ रही थी। दे लर्न द मेथड ऑफ फार्मिंग एंड स्टार्टेड लिविंग एट वन प्लेस टुगेदर, उन्होंने क्या सीखा, फार्मिंग के तरीके, खेती करने के तरीके उन्होंने सीखे और एक दूसरे के साथ वो रहने लगे। दे टुक अप फार्मिंग टू फुलफिल देयर नीड्स, उन्होंने फार्मिंग करनी शुरू करी अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ग्रेजुअली दे स्टॉप्ड वॉन्डरिंग हियर एंड देयर एज नोमैड्स, उन्होंने इधर उधर भटकना शुरू जो किया हुआ था पहले वो सब खत्म कर दिया, इधर उधर भटकना, ठीक है। विद दिस द फैमिली सिस्टम एंड विलेज डेवलप्ड, इस तरह से एक फैमिली सिस्टम आया, ठीक है, और विलेज पूरा डेवलप होना शुरू हुआ। दे स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ ओनिंग द लैंड एंड कैटल, उन्होंने क्या सोचना शुरू करा यहाँ पे कि अब लैंड जो है उसको खरीदना शुरू किया जाए या फिर उस पर कब्जा करना या फिर उस पर रहना शुरू किया जाए, ठीक, जानवरों को पालना शुरू किया जाए। देयर मेन ऑक्यूपेशन वॉज फार्मिंग एंड रियरिंग एंड हंटिंग, कैटल बिकेम सेकेंडरी वन। अब यहाँ क्या हुआ, जो उनका मेन ऑक्यूपेशन था, जो उनका मेन काम था वो था फार्मिंग, ठीक है, और हंटिंग, नहीं, फार्मिंग और रियरिंग मतलब खेती करना और इन जानवरों को पालना, और हंटिंग जो था मतलब शिकार करना, वो उनका सेकेंडरी बन चुका था, मतलब दूसरे तौर पर उस काम को वो करते थे। जो मेन काम था वो उनका फार्मिंग और रियरिंग का था, ठीक है। इवन देन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स वॉज वेरी लिमिटेड एट दिस स्टेज, एग्रीकल्चरल स्टेज में भी जो एक्सचेंज था गुड्स का वो बहुत ज्यादा लिमिटेड था, ठीक। ये थी हमारी 3 स्टेज। आगे हमारी 4th स्टेज आती है हैंडीक्राफ्ट स्टेज। हैंडीक्राफ्ट जिस नाम से ही पता चलता है, लोगों ने खुद से अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, पढ़ते हैं इसको। विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द नॉलेज ऑफ पीपल इंक्रीज कंसिडरेबली एंड मैन बिकेम मोर सिविलाइज्ड, वो और ज्यादा सिविलाइज हुए। देयर नीड्स इंक्रीज मोर एंड विद द रिजल्ट डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। हैंडीक्राफ्ट में जब उन्होंने खुद वो सारी चीजें बनानी शुरू करी तो यहाँ पे लेबर का डिवीजन हुआ, ठीक, जो कि अभी तक नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। पीपल स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ ओनली दोज गुड्स इन विच दे वर मोर स्किल्ड, जिस चीज में उनके स्किल्स ज्यादा थे उस चीज को उन्होंने बनाना शुरू किया, उस तरह के प्रोडक्ट को उन्होंने बनाना शुरू किया। अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर सम इंडस्ट्री ऑल्सो डेवलप्ड, एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ इंडस्ट्री और थी ऐसी जो डेवलप हुई। पीपल स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग क्लोथ, टूल्स, यूटेंसिल्स, वुड वर्क, टैनरी एटसेट्रा, लोगों ने क्या क्या बनाने शुरू करे यहाँ पे, क्लोथ्स, टूल्स, यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह सब बनाने शुरू करे, ठीक है, ठीक। इन दिस स्टेज एक्सचेंज सिस्टम ऑल्सो डेवलप, यहाँ पे जो स्टेज थी हैंडीक्राफ्ट स्टेज, यहाँ पे एक्सचेंज सिस्टम भी डेवलप हुआ। जब वो कुछ चीज बना रहे हैं तो उसको बेचेंगे तो यहाँ पे एक्सचेंज भी कुछ हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्सचेंज सिस्टम शुरू हुआ। हाउएवर एट दिस स्टेज देयर वाज बार्टर सिस्टम, द पीपल स्टार्टेड एक्सचेंजिंग द गुड्स विद द गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब वो सारी चीजें बना रहे थे उसको सेल कर रहे थे, सेल करने के बाद बार्टर सिस्टम के थ्रू उन चीजों को गुड्स के बदले गुड्स वो लेन देन हो रही थी। हैंडीक्राफ्ट स्टेज में बार्टर सिस्टम कहीं ना कहीं और ज्यादा डेवलप हो रहा था। फिर हमारी 5th स्टेज आई, स्टेज ऑफ गिल्ड सिस्टम। यहाँ पर ट्रेडर्स थे, ठीक है, मैंने पहले भी इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस जो वीडियो थी, मैं उस वीडियो की लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में दूंगा या फिर लास्ट में डाल दूंगा, वहां पे और ज्यादा अच्छे से हमने डिटेल में सब कुछ पढ़ा था, ठीक है। अगर इसमें सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं आपको बता सकूं। विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड कॉमर्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज थी और कॉमर्स जो था और ज्यादा बढ़ने लगा था, ठीक है। यूज ऑफ मनी स्टार्टेड फॉर ट्रेडिंग, जो मनी का इस्तेमाल था वो ट्रेडिंग के लिए यूज हो रहा था। नंबर ऑफ ट्रेडर्स इंक्रीजिंग, जो ट्रेडर्स थे वो और ज्यादा बढ़ रहे थे। विद द रिजल्ट द ट्रेडर्स स्टार्टेड फॉर्मिंग यूनियन और गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट,
इससे क्या हुआ, जब ट्रेडर्स बढ़े तो ट्रेडर्स ने क्या करा, अपना यूनियन बनाना शुरू कर दिया, अपना एक ग्रुप बनाना शुरू कर दिया अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए। विद दिस ट्रेडिंग गॉट अ न्यू डायरेक्शन। अब यहाँ से क्या हुआ, ट्रेडिंग को एक नई डायरेक्शन मिल गई। आज के समय में ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर हो रही है, ठीक है। तो वहां से ट्रेडिंग शुरू हुई थी किस स्टेज से, स्टेज ऑफ गिल्ड सिस्टम, ठीक है। वहां से ट्रेडिंग शुरू हुई थी, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा और रीड करोगे वही सारी चीज़ लिखी, लेकिन इतना सारा इस स्टेज में लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ मेन पॉइंट जैसे यहाँ तक तो लिखोगे, ठीक है। और भी थोड़े पॉइंट्स यहाँ से बना के लिख सकते हो, फिलहाल सारा लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें नहीं है, ठीक है। मेन स्टेजेस जो थी यहाँ थी 4, फिर हमारी 5 हमने पढ़ी, स्टेज ऑफ गिल्ड सिस्टम, फिर आगे आती है एज ऑफ डोमेस्टिक सिस्टम। इस स्टेज में क्या हुआ, ग्रेजुअली पीपल बिकेम मोर सिविलाइज्ड एंड देयर वाज एनहेंसमेंट इन देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पे लोग और ज्यादा सिविलाइज हुए। एक चीज नोटिस कर रहे होगे, हर स्टेज के साथ साथ लोग कुछ ना कुछ लोगों में चेंज आ रहा है, ठीक है। और ज्यादा सिविलाइज होते जा रहे हैं वो समय के साथ साथ, उनकी नॉलेज गेन हो रही है समय के साथ साथ। तो अब वो इस स्टेज पर आ गए एज ऑफ डोमेस्टिक सिस्टम। यहाँ पे उनकी नॉलेज और ज्यादा गेन हुई, यहाँ पे उनको एक्सपीरियंस मिले काफी सारे। इंपॉर्टेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीज अलॉन्ग विद द स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जैसे यहाँ पे लेबर की डिवीजन बढ़ी, मतलब लेबर का जो डिवीजन हो रहा था वो बढ़ा, इंक्रीज अलॉन्ग विद द स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी उतना ही इंक्रीज आया। As the guild system declined and the market widened, it became difficult for the craftsmen to look after production as well as distribution of the product. जब गिल्ड सिस्टम आया, ठीक है, मार्केट और ज्यादा बढ़ गया, ठीक, इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द क्राफ्ट्समैन टू लुक आफ्टर प्रोडक्शन। क्राफ्ट्समैन के लिए और ज्यादा मुश्किल हो गया कि वो प्रोडक्शन भी देखें साथ में डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें, ये चीज उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो गई, ठीक है। With the result, the production of goods was looked after by craftsmen and merchants started taking interest in distribution of goods. तो अब यहाँ क्या हुआ, जब उनके लिए मुश्किल हो गई तो उन्होंने क्या करा, क्राफ्ट्समैन थे और जो मर्चेंट थे उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में। इंटरेस्ट मतलब वो वाला इंटरेस्ट नहीं, पैसे वाला इंटरेस्ट, ठीक है। उन्होंने उस चीज में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया क्योंकि वो मेहनत उनकी लग रही है ज्यादा। However, the craftsmen owned the means of production and carried on production of goods and their own residence. तो क्राफ्ट्समैन ने ओन कर लिया, मतलब खरीद लिया एक तरह से, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पूरे उन्होंने अपने लिए कर लिया। एंड कैरीड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड देयर ऑन देयर ओन रेजिडेंस, अपने खुद की प्लेस पर वो सारी चीजें प्रोडक्शन की कर रहे थे। Later it became difficult for the craftsmen to arrange for the raw material and required tools. The merchant started providing raw materials and tools and placing orders to the craftsmen. अब craftsmen के लिए जब वो अपने प्लेस पर प्रोडक्शन कर रहे थे तो उनको क्या चीज की जरूरत थी, रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट्स उसको प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। उनके पास वो था नहीं, रॉ मटेरियल भी नहीं था और टूल्स भी नहीं थे, तो वो प्रोवाइड करवाए किसने, मर्चेंट्स ने। जब मर्चेंट्स ने उनको वो प्रोवाइड करवाए क्राफ्ट्समैन को, तो क्राफ्ट्समैन उन्होंने क्या लिया, पैसे लिए होंगे उस चीज के, और क्या अपने ऑर्डर प्लेस किए, या फिर उन्होंने ऐसा किया होगा कि मुझे जो मैं आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके पैसे मत दो, मुझे प्रोड्यूस करके वो गुड्स दे दो, फिर उन गुड्स को मैं और आगे पहुंचा दूंगा। इस तरह से उनका कुछ चला सिस्टम उस समय, ठीक है। द क्राफ्ट्समैन प्रोड्यूस एट इट्स रेजिडेंस अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर प्लेस्ड बाय द मर्चेंट्स यूज्ड टू पे फॉर द गुड्स इन पीस बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस जो भी उन्होंने खरीदा कोई चीज क्राफ्ट्समैन से उन्होंने खरीदी, उसके बाद उन्होंने पैसे उसको दिए और वो जो प्रोड्यूस होके गुड उनके पास आया वो गुड उन्होंने आगे पहुंचा दिया और उनको भी उससे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये वाली स्टेज थी एज ऑफ डोमेस्टिक सिस्टम। तो काफी सारे चेंजेस आए, सेल्फ सफिशिएंसी थी, फिर पेस्टोरल स्टेज, फिर एग्रीकल्चर स्टेज, इस तरह से काफी सारे चेंजेस आए एज ऑफ डोमेस्टिक सिस्टम तक। फिर आगे हमारी 2 स्टेज और आती है, एज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी कह लो और बहुत ज्यादा फेमस है ये वाली एज, क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स में भी ये पढ़ा था 11th-12th में शायद, और अभी भी ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक अच्छा टॉपिक बनता है हमेशा। फिर एक एज थी मॉडर्न एज कहूंगा या फिर स्टेज कहूँ, मॉडर्न एज ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, फिर साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया, जो कि अब भी काफी चल रहा है। तो एज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में देखते हैं, ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी एंड अर्लियर पार्ट ऑफ द 19th, 18th सेंचुरी के लास्ट में और 19th सेंचुरी के शुरू में वेरियस फंडामेंटल चेंजेस टुक प्लेस इन द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री। बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए, टेक्निक्स चेंज हुई प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में, सभी में, इंडस्ट्री के अंदर। दीज चेंजेस वर क्वाइट ड्रामेटिक एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज वर सो स्वीपिंग एंड फार रीचिंग दैट इट केम टू बी नोन एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जब वो टेक्निक्स में चेंज आए प्रोडक्शन की, तो इतने ज्यादा चेंजेस आए, इतने ड्रामेटिक चेंजेस आए कि बिल्कुल ही काया पलट गई मार्केट की। मतलब इतने ज्यादा मात्रा में सारी चीजें बदल गई, ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज आया, उसको उन्होंने नाम दे दिया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। एक पूरी तरह से रिवॉल्यूशन आ गई, एक क्रांति आ गई पूरी, ठीक है। सब चीजें बिल्कुल चेंज हो गई टेक्निक्स के चेंज होते ही, ठीक है। वेरियस चेंजेस विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज टू बी डिवाइडेड इनटू द 6 कैटेगरीज। अब जो चेंजेस हुए थे, जो भी चेंजेस आए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, वो 6 पार्ट में उन्होंने बांटे हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ड्यू टू वेरियस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज,
इंजीनियरिंग के डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। जैसे आज के समय में भी इंजीनियर्स बनने जाते हैं अलग अलग कॉलेजेस में, फिर उनका वो नई चीज़ रेनोवेट करते हैं, रेनोवेट नहीं कहूँगा, इनोवेट करते हैं, ठीक। और बहुत सारी चीज़ों के ऐसे वो आविष्कार करते हैं और इसी तरह से आगे चलती रहती चीज़ें। रिवॉल्यूशन इन आयरन मेकिंग, ठीक है, यूज ऑफ स्टीम पावर, डेवलपमेंट ऑफ कोल माइनिंग। तो ये सारे चेंजेस आए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। इनको थोड़ा रीड करोगे तो आराम से ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में समझने वाली चीज़ यहाँ तक है और इसके 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉडर्न एज ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, फिर एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आई जो जिसको नाम दिया गया मॉडर्न एज साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की। इन द 20th सेंचुरी रिमार्केबल एंड फंडामेंटल चेंजेस टुक प्लेस एंड द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टिल कंटिन्यूड। तो 20th सेंचुरी में ये आया, फंडामेंटल चेंजेस आए इसमें भी, ठीक है, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसमें भी कंटिन्यूड था। स्पेशली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अंडर प्रिसेंडेंट प्रोग्रेस टुक प्लेस इन द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एरियाज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे और ज्यादा प्रोग्रेस हुई साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल एरियाज में। विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन सेवरल इंपॉर्टेंट चेंजेस हैव टेकन इन प्लेस इन द बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस यहाँ हो रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैज ब्रॉट अबाउट अ न्यू रिवॉल्यूशन इन द बिजनेस। जो कंप्यूटर थे उन्होंने और ज्यादा एक अलग सा रिवॉल्यूशन लाया बिजनेस की वर्ल्ड में, ठीक है। और मैनेजमेंट में भी, मैनेजमेंट इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। कंप्यूटर्स का यूज हो रहा था, नई नई टेक्निक्स आ रही थी, नए लोग आ रहे थे, नई स्किल्स के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ। तो अल्टीमेटली वहाँ फर्क पड़ा किस पर? पूरे सिस्टम पर, ठीक है। जो मैनेजमेंट था, जो पूरा बिजनेस था, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, हर तरफ उसका फर्क पड़ रहा था और एक अलग ही तरह का रिवॉल्यूशन यहाँ पर आ रहा था धीरे धीरे, ठीक है। द यूज ऑफ कंप्यूटर इन सॉल्विंग वेरियस मैनेजरियल प्रॉब्लम्स हैज बीन इंक्रीजिंग। कंप्यूटर का यूज बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी हो रहा था। मैनेजरियल प्रॉब्लम यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर का यूज हो रहा था, बढ़ता जा रहा था बल्कि उसका यूज। इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द बॉडी पावर वॉज ट्रांसफर टू द मशीन एंड नाउ efforts are being made to transfer brain power also to the machine। जो बॉडी पावर थी, जो भी हम ऐसे पावर लगा रहे हैं किसी प्रोडक्ट को उठाने के लिए, किसी गुड को उठाने के लिए, वो सारी चीजें मशीन में ट्रांसफर कर दी। मशीन भारी से भारी प्रोडक्ट उठा सकती है, भारी से भारी सामान उठा सकती है, ठीक है। और अब क्या कोशिश हो रही है, जो हमारी बॉडी पावर है, जो हमारी ब्रेन पावर है, जो हम सोचने की हमारी कैपेसिटी है, जिस तरह से हम सोचते हैं नई चीजें, वो भी चीज मशीन सोच सके, अब ऐसा हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है, वो मॉडर्न एज ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के अंदर ये सारी चीजें हुई और अब तो और ज्यादा एडवांस लेवल पर वो चीजें हो रही हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, द पावर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। ऑल्सो द मशीन, इलेक्ट्रिसिटी पावर जो थी वो और ज्यादा रिप्लेस कर दी गई न्यूक्लियर एनर्जी से। द इलेक्ट्रॉनिक पावर, द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, द असेंबली लाइन, द एटॉमिक पावर, द स्पेस कम्युनिकेशंस आर द मिरेकल्स ऑफ दिस एज। जो यहाँ पे कम्युनिकेशन था, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे, ठीक है, जो एटॉमिक पावर थी, वो सारी चीजें यहाँ पे एक जादू जैसी थी, बिल्कुल एक मिरेकल था वहाँ पे, ठीक है। विद दिस बिजनेस इज ग्रोइंग फास्टर। इसके साथ क्या हो, बिजनेस और ज्यादा फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा था। दो इन द नियर फ्यूचर मोर प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज आर बाउंड टू ग्रो इन द बिजनेस। जब कुछ अच्छा होता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरी चीजें भी होती हैं। तो यहाँ नियर फ्यूचर जो इन्होंने बात कही है, और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी बिजनेस वर्ल्ड में, और आती भी हैं, और उनका सॉल्यूशन भी होता है। तो ये सारी थी स्टेजेस किसकी, हमारे पूरे बिजनेस की। क्या क्या स्टेजेस थी एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं। स्टेज ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, पेस्टोरल स्टेज, एग्रीकल्चरल स्टेज, हैंडीक्राफ्ट स्टेज, स्टेज ऑफ गिल्ड सिस्टम, एज ऑफ डोमेस्टिक सिस्टम, एज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड मॉडर्न एज ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। इनकी एक अलग सी वीडियो भी है, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस करके, ठीक है। वो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने ये पढ़ा हुआ है, पर यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा इसको जान लिया तो ये और ज़्यादा अच्छा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने सेकंड चैप्टर में किया था, ये वाला टॉपिक हमने सेकंड चैप्टर में किया था। इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड के बारे में हमने पढ़ा था, पर हमें इस वाली वीडियो में जो हमें करना है इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए, वो इंडस्ट्री और कॉमर्स के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन और फर्दर प्रोडक्शन। जो इंडस्ट्री है उसका क्या काम है, वो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग देखती है, या तो प्रोडक्शन का हो या मैन्युफैक्चरिंग का हो, गुड्स की वो सब देखती है। फॉर फाइनल कंजम्पशन, जो उसको यूज करेगा उसके लिए वो प्रोड्यूस करती है गुड्स को, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कॉमर्स देखें तो कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी सर्विसेज। कॉमर्स का मतलब है
गुड्स को बाय या फिर सेल करना, खरीदना या बेचना, और प्रोवाइड करना नेसेसरी सर्विसेज फॉर द स्मूथ एंड सेफ फ्लो ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर। जब वो गुड प्रोड्यूस हुआ इंडस्ट्री के अंदर, वो गुड्स जो हैं कस्टमर तक पहुंचेंगे, उस गुड के पहुंचने तक जो भी सर्विसेज होंगी वो कॉमर्स प्रोवाइड करेगा। ट्रांसपोर्टेशन वाली फैसिलिटी हो गई, रोड्स की फैसिलिटीज हो गई, वो सारा हमारा कॉमर्स के अंदर आएगा। ठीक है, स्मूथली उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में जो भी चीजें लग रही हैं वो कॉमर्स के अंदर आएंगी। बाइंग सेलिंग सब कॉमर्स के अंदर आएगा। ठीक, इंडस्ट्री सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रही है उस प्रोडक्ट को फाइनल कंजम्पशन के लिए। अगर हम स्कोप की बात करें तो इट कवर्स ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। अगर हम स्कोप की बात कर रहे हैं इसमें, तो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट में या फिर कहें तो फिनिश्ड प्रोडक्ट में, एज वेल एज एक्सट्रैक्शन, रिप्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यूजफुल प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करके एक अच्छा प्रोडक्ट उनको बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉमर्स की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में हमारा क्या था, थोड़ा याद करो, कुछ याद आएगा, हमने इसमें भी पढ़ा था। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में हमारे ट्रांसपोर्टेशन थे, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज हमें मिल रही थी, इंश्योरेंस, बैंकिंग और ये सारी एडवर्टीजिंग वगैरह की हमें फैसिलिटीज मिल रही हैं कॉमर्स की अगर हम बात करें तो। ठीक है, कैपिटल की अगर हम बात करें तो इट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। अगर इंडस्ट्री में हम देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में हमें फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर देखें कम कॉमर्स में, इट रिक्वायर्स लिमिटेड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बट ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। लिमिटेड अमाउंट चाहिए हमें फिक्स्ड कैपिटल का, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए अमाउंट किसका, वर्किंग कैपिटल का। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। प्लेस ऑफ ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल ऑपरेशन आर कैरीड आउट ऑफ फैक्ट्रीज, फार्म्स और इन माइंस। ऑपरेशन जो भी है, जो भी वर्क होता है प्रोडक्शन का, वो कहाँ होता है, इंडस्ट्री के अगर हम देखें तो कहाँ होता है, फैक्ट्रीज में, फार्म्स में या फिर माइंस में। ठीक है, इंडस्ट्री का अगर हम देखें तो। वहीं अगर हम देखें कॉमर्स का तो कमर्शियल ऑपरेशंस आर कैरीड आउट बिटवीन द प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि जहां पर प्रोडक्ट बना है, एंड प्लेसेस ऑफ कंजम्पशन जहां पर प्रोडक्ट यूज हो रहा है, उसके बीच में या फिर उन जगहों पर ये इसके कमर्शियल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, जो भी कॉमर्स का काम होता है वो कहाँ होता है, जहां पर प्रोडक्ट बना है या फिर जहां पर प्रोडक्ट यूज हो रहा है वहां। ठीक है, क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है और गुड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में और उस गुड को रखने में, उसके एडवर्टाइजिंग में, ये सारी चीजें। रिस्क की अगर हम बात करें तो इट इन्वॉल्व वेरी हाई रिस्क। इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हाई रिस्क है, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट बन रहा है, फिर उसको रखा भी जाएगा, वो सक्सेसफुल हो ना हो, ये सारी चीजें रिस्क बन जाते हैं। ठीक है, उसका इंश्योरेंस वगैरह है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, ये सारी चीजें तो हमारी उसमें आएंगी फिर भी कॉमर्स में। लेकिन इंडस्ट्री के यहाँ क्या है, वहां पे एक हाई रिस्क बन जाता है क्योंकि उसका प्रोडक्शन वहां हो रहा है। लेस रिस्क इज इन्वॉल्व इन इट एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। अगर हम इंडस्ट्री के कंपैरिजन में देखें तो कॉमर्स में रिस्क कम है। ठीक, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, इट क्रिएट्स प्लेस, टाइम एंड टास्क यूटिलिटीज। तो यह क्या क्रिएट कर रहा है, फॉर्म यूटिलिटी, मतलब यहाँ पे खुद बना रहा है वो। ठीक है, समय लग रहा है पूरा। इट क्रिएट्स प्लेस, टाइम एंड टास्क यूटिलिटी। यहाँ पे कौन सी यूटिलिटी है, टाइम की और टास्क की। जो भी उस पर्टिकुलर टाइम में उसको वो चीज करनी है, और टास्क मतलब वो काम उसको करना है। तो ये कॉमर्स में हो गया हमारा, और फॉर्म यूटिलिटी हमारा इंडस्ट्री में हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा इंडस्ट्री और कॉमर्स में डिफरेंस। बाकी ट्रेड के बारे में भी आराम से अलग से पढ़ सकते हो। ठीक, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री और कॉमर्स पढ़ा है तो सिर्फ उतना ही पढ़ के जाओगे, एक्स्ट्रा भी पढ़ोगे, बस ये है कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टेजेस वगैरह हो गई, मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ कर लिया। अभी हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट, डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंस बिटवीन। एक हमारा बचा है शॉर्ट नोट ऑन इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस। हालांकि हमने अभी स्टेजेस पढ़ी, अब हमें इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस पर भी एक शॉर्ट नोट यहाँ पे पढ़ना है। देख लेते हैं उसको भी, और उसको समझ के इस वीडियो को खत्म करते हैं। शायद वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई होगी अभी तक, पर कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कुछ अच्छा ही आपको यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हमने कुछ स्टेजेस पढ़ी थी जो हमारे बिजनेस डेवलपमेंट की थी, कैसे कैसे बिजनेस हमारा डेवलप हुआ, उसके ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट देना है। शॉर्ट नोट मतलब शॉर्ट में होगा। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस हम कहें तो यहाँ पे एक शॉर्ट नोट है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आराम से मिल सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, इसको एक बार पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। फ्रॉम एंशियंट पीरियड, जो हमने इनिशियल स्टेज पढ़ी थी वहां से ये है शुरू। पीपल हैव बीन कैरिंग ऑन बिजनेस इन सम फॉर्म और द अदर। यहाँ पे जो बिजनेस लोग चला रहे थे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से बिजनेस वो चला रहे थे इनिशियल स्टेज से। विद द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन,
द फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज बीन चेंजिंग ग्रेजुअली। जैसे जैसे स्टेजेस हमारी चेंज हुई उसमें आपने एक चीज नोटिस करी थी कि लोग सिविलाइज हो रहे थे और ज्यादा वो नॉलेज गेन कर रहे थे। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही थी और ज्यादा एक्सपीरियंस वो ले रहे थे। तो हर स्टेज के साथ साथ उनमें कुछ ना कुछ चेंज आ रहा था। वही चीज यहाँ पर भी है, बिजनेस हैज बीन चेंजिंग ग्रेजुअली। जब लोगों में चेंज आ रहा था बिजनेस भी ग्रेजुअली चेंज हो रहा था हर स्टेज के साथ। एंड टिल द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, हमने 20th सेंचुरी में देखा देयर हैज बीन सेवरल फंडामेंटल चेंजेस इन इट। बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस आए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद 20th सेंचुरी में, यानी कि फंडामेंटल चेंजेस जो आए हमारे 20th सेंचुरी के अंदर। एज द वॉन्ट्स ऑफ पर्सन इंक्रीज, जो लोग थे उनके जो चाहत थी, उनकी जो वॉन्ट्स थे उनके वो और ज्यादा बढ़ रहे थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, देयर वॉज सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंड इट चेंज्ड क्वाइट कंसिडरेबली। टेक्नोलॉजी और साइंस की दुनिया में और ज्यादा यहाँ पर चेंजेस आ रहे थे और ज्यादा डेवलपमेंट वहाँ हो रहे थे, तो उससे एक इम्पैक्ट पड़ता था बिजनेस पर। ठीक है, और भी ज्यादा वहाँ बिजनेस के अंदर भी चेंज आ रहे थे जैसे जैसे टेक्निक्स और साइंस टेक्नोलॉजी सारी चीजें चेंज हुई। टुडे द स्कोप ऑफ बिजनेस इज वेरी वाइड एज द डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज टुक प्लेस। आज के समय में हम देखें तो स्कोप जो है बिजनेस का वो बहुत ज्यादा वाइड है। ठीक है, एज द डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, डेवलप्ड हो गई हैं बहुत ज्यादा। कम्युनिकेशन का सिस्टम अगर देखें तो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। एंड न्यू टेक्नोलॉजीज टुक प्लेस, और नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। ठीक है, विद दिस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द बिजनेस ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ पे बिजनेस में और ज्यादा रिस्क भी बढ़ गया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होने का, कि बिजनेस और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। विद द चेंज इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैज चेंज्ड। ठीक है, जैसे जैसे बिजनेस चेंज हुआ है उसमें नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, फॉर्म ऑफ बिजनेस चेंज हुआ है, तो उसी तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो भी पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो ये था एक शॉर्ट नोट इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस के ऊपर, आराम से आप इसको लिख सकते हो। 5 मार्क्स में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत आराम से पूछा जाएगा। इसको आप लिखोगे, थोड़ा अपने शब्दों में डिफाइन करोगे इसको, 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमने पढ़े 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में। वीडियो काफी लंबी हुई होगी, पता नहीं कितनी हुई, पर जो भी है 5 क्वेश्चंस पढ़े। इस वीडियो को आराम से समझो, देखो, दोस्तों के साथ शेयर करो। काफी ज्यादा प्रोडक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ मिले हैं, बहुत सारे चीजें आपको यहाँ सीखने को मिली होंगी आई होप। और ऐसी और भी क्वेश्चंस हैं काफी सारे, इस वीडियो को अच्छे से समझो। बाकी वो वीडियो भी लाएंगे आगे वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।